साहित्य के पाठकों को मेरा सादर नमस्कार। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप लंबे समय से उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं लिखते रहे और एक कविता जंगल किसका है, इस संदर्भ में कविता पाठ की जाएगा और इसके बाद हम इस कविता के खास बिंदुओं पर बात करेंगे। ये आज का बड़ा ही मौजूद सवाल है कि जंगल किसका है। जंगल ठेकेदारों का, जंगल सरकार का या जंगल आदिवासियों का। इस तरह से सवाल उठाती हुई ये कविता मुझे बहुत पहले से ही बहुत पसंद रही और ये अरावली उद्घोष का सितंबर 2011 का अंक संयोग से मेरे अतिथि संपादन में निकला था और मैंने ये कविता इसमें प्रकाशित की थी। आदिवासी विशेषांक के बतौर ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जंगल, दरअसल जंगल हम सबका है। जंगल बचाने का दायित्व किसी एक व्यक्ति, संस्था, समाज का नहीं, हम सबका है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि जंगल विभाग हो या सरकार, ये दोनों जो कहते हैं वो करते नहीं। इनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और साबित हो रहे। जंगल लगातार कट रहा है। विनोद कुमार शुक्ल इस समय इसलिए चर्चा में है कि इनको ज्ञानपीठ से नवाजा जाता है और इसी दौरान कुछ वीडियो इस तरह के आए जिसमें ये सवाल उठा कि विनोद कुमार शुक्ल आदिवासी पर भी कविता लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में वो द्वंद्व जो मूल आदिवासी का है, आदिवासी क्षेत्र कई समस्याओं से ग्रस्त है। सबका ध्यान आकर्षित करता है जब वहां नक्सलवाद से हिंसा होती है, आदिवासी मारे जाते हैं, आदिवासी दोनों तरफ से हिंसा का शिकार होते हैं, बलिदान हो जाते हैं। ऐसे में नक्सलवाद जैसा शब्द विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ या ये मुद्दा इनके यहाँ नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इस तरह के किंतु परंतु से ये दौर गुजर रहा है, डिबेट हो रहा है। मैं उस बहस में पढ़ने के बजाय मैं कवि की इस कविता के बतौर मैं विनोद कुमार शुक्ल को ये बधाई भेजता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर कि आपने आदिवासी को तवज्जो दी, सम्मान दिया, उनकी आवाज़ को मुखर किया। एक छोटी सी लघु कविता के माध्यम से। कविता है जंगल किसका है। जो प्रकृति के सबसे अधिक निकट है, याद रहे, शब्दों पर गौर करें, जो प्रकृति के सबसे अधिक निकट है, जंगल उनका है। आदिवासी जंगल में सबसे अधिक निकट है, इसलिए जंगल उन्हीं का है। अब उनके बेदखल होने का समय है। ये वही समय है जब आकाश से पहले एक तारा बेदखल होगा, जब एक पेड़ से पक्षी बेदखल होगा, आकाश से चांदनी बेदखल होगी, जब जंगल से आदिवासी बेदखल होंगे,
जब कविता से एक एक शब्द बेदखल होंगे। छोटी सी कविता, छोटा सा भाव, छोटा सा विषय, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि आदिवासी हमेशा से हाशिए पर रहते आए हैं। आदिवासी संघर्षशील रहे हैं, आदिवासी जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी कुर्बान हो रहे हैं जंगल में। लेकिन ये लोकतंत्र आज़ादी के बाद भारत में लगातार आदिवासी हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। यहाँ तक भी, लेकिन जंगल जिनका है, जंगल से बेदखल करना, खास करके उनको जो जंगल में सदियों से रहते आए हैं, न जाने कब से आदिवासी जब कहा जाता है। आदिवासी कहने का ही मतलब ये निकल के आता है कि जो आदि निवासी है, शुरू का निवासी है, सदियों से है, न जाने कब से हैं, जब से देखा तब से आदिवासी इस धरा पर, इस जंगल में रहते आए। पुरखे उनके न जाने कितने वहाँ दफन होंगे, वो तब से वहाँ रह रहे हैं और जंगल से पल पोस बढ़ रहे हैं। जंगल उनका पालनहार है और जंगल को वो पालते हैं। श्रीमान, आप जो सरकार चलाते हैं, आप जो हमारे नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वोट से विधानसभा लोकसभा में बैठते हैं, आदिवासी के प्रतिनिधि भी हैं। क्या आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर सत्ता का, पार्टी का? ये लोकतंत्र है श्रीमान। यहाँ पर आप जिसके द्वारा चुने जाते हैं, जिसके लिए चुने जाते हैं, उनके प्रति आपका दायित्व बनता है। अगर आप उनकी आवाज़ नहीं बन सकते तो आपको उस सीट पर रहने का हक नहीं है। ये हक आदिवासियों का, आदिवासी के जनप्रतिनिधि नहीं दिला पा रहे हैं, तब कवि, लेखक, साहित्यकार, कलाकार विनोद कुमार शुक्ल कवि के बतौर कविता की पंक्तियों में कहते हैं कि ये समय आदिवासी के बेदखल होने का है, और अगर आदिवासी बेदखल होगा तो ये कोई मामूली समय नहीं, ये प्रलय जैसा होगा। उनके लिए नहीं, हम सब के लिए, जो सत्ता की चश्मा पहने हुए हैं, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, मलाई चाट चाट करके मोटे हो रहे हैं। उनको ये भान नहीं है कि जब प्रकृति कुपित होगी और जब प्रलय आएगा तो उसमें हम सब मारे जाएंगे। जब शब्द कहते हैं, ये वही समय है जब आकाश से पहले एक तारा बेदखल होगा। सोचिए, अगर आदिवासी बेदखल होता है और आकाश से कोई तारा बेदखल होता है और तारे बेदखल होते रहे, आकाश नहीं रहा, और एक पेड़ से पक्षी बेदखल होगा। मैं सैल्यूट करता हूं इन शब्दों को। पेड़ पर पक्षी रहेंगे, पेड़ जब से होते रहे पक्षी वहां आते रहे। अगर आप पेड़ से उसके पक्षी को हटा दोगे, बेदखल कर दोगे, और आकाश से उसकी चांदनी छीन लोगे, जब जंगल से आदिवासी बेदखल होंगे तो ये सब होने वाला है। और यही सब हो रहा है तो बेशर्मो, तुम किसके जनप्रतिनिधि हो?
जनप्रतिनिधित्व कानून जिसे कहते हैं उसकी तौहीन है। आप अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे। आपको आवाज उठाने के लिए वह भेजा जाता है। आप जनता की आवाज बनना चाहिए। आप तानाशाही के पक्ष में, एक पार्टी लाइन के पक्ष में और एक व्यक्ति के पक्ष में डिसीजन लेते रहेंगे, तब तक जनता के साथ नहीं हो सकते। जनता के हित का कोई नहीं होता है। और जब जनता का हित टूटता है, खत्म होता है, तब देश का हित भी खत्म होता है। यहां तक कहना चाहता है कवि कि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम सबके साथ खिलवाड़ है, अगली पीढ़ी के लिए खिलवाड़ है। हवा शुद्ध नहीं बची, पानी शुद्ध नहीं बचा, इसलिए कि जंगल कट रहे हैं। जंगल से आदिवासी बेदखल हो रहे हैं। वन पर्यावरण के नाम पर, वन्य जीवों के संरक्षण के नाम पर आप आदमी को बेदखल किए दे रहे हैं। और जंगल से आदिवासी बेदखल हो जाएगा जो जंगल का रहने वाला है, जंगल का बासिंदा है, जंगल उसकी जन्मभूमि है, सदियों से आदि निवासी है, उसको बेदखल कैसे कर सकते हो? और ऐसा कर रहे हो तो दिखाया गया है कि पेड़ पर कोई भी पंछी रह सकता है, उसी तरह से जंगल में आदिवासी रहते आए हैं। ठीक वैसे जैसे आसमान में तारा होता है, वैसे ही जैसे पेड़ पर पंछी बैठते हैं बिना कहे, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब पेड़ कटता है तो वो पंछी का घर उजड़ जाता है। ठीक वही यहां किया जा रहा है। जंगल को खदानों के नाम पर, जंगल को फैक्ट्रियों को नाम पर, उद्योगों के नाम पर उद्योगपतियों को दे दिया जाता है, लीज पर दे दिया जाता है। ये हमारे जनप्रतिनिधि। जब ऐसा किया जाता है, जब आदिवासियों का या जंगल का कटना उसमें निहित होता है, तब जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो आवाज उठाएं, इसी बात पे इस्तीफा देकर के वापस लौट जाए। सरकार जनप्रतिनिधियों से चलती है, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर बिक जाते हैं तो वो जनप्रतिनिधि नहीं रह जाते। फिर सत्ता मनमानी करती है, पार्टी मनमानी करती है। यही कारण है कि विनोद कुमार शुक्ल इस कविता को इस तरह से लिखते हैं। कविता के शब्द, कविता का भाव आदिवासी के उजड़ने का प्रतीक, सिंबल जो दिखाए गए हैं वो बड़े बेजोड़ हैं। और खुलेआम ये प्रस्तावना देना कि जंगल किसका है, सबसे पहले सवाल ये उठना चाहिए तो जंगल अंततः एक परिभाषा दी गई है कि जो जंगल के सबसे अधिक नजदीक है, जो निकट है, निकटतम है, जंगल उसी का है। सरकार बाद में आती है, सरकार बहुत दूर है, जंगल सरकार नहीं लगाती, जंगल को सरकार कटवा देती है। जंगल में, खदानों में खोदने के लिए, खुदाई करने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए, माइनिंग करने के लिए, कोयला निकालने के लिए और कीमती धातुएं निकालने के लिए, सरकार व्यापार करने के लिए, पूंजी इकट्ठी करने के लिए, उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सरकार ठेके देती है। वो जंगल से आदिवासी उजड़े, बेदखल हो उनकी बला से, फिर जनप्रतिनिधि हमारे क्या कर रहे हैं? इस तरह से सवाल ये उठता है कि सवाल दर सवाल उठते हैं। ठीक यही बात, इसी तरह की एक कविता याद आते हैं जंगल का कवि नाम से, और महादेव टोपो वरिष्ठ संपादक प्रबंधक रहे। आपकी कविता भी इस अंक में शाया हुई थी बैक पेज पर, वो भी सुन लीजिए।
जब जंगल की सारी विद्रोही आवाज़ों को, जंगल के पेड़ों के हरेपन को, हरे भरे होकर सीना तान पहाड़ों पर घाटियों में उगनी लहराने की उनकी आकांक्षाओं को महुए की बोतल में डुबोने की वो साजिश, इस जंगल का कवि रहेगा भला कैसे चुप। जब भी जंगल के विरोध में आवाज होगी, जब भी जंगल के विरोध में काम होगा, जब भी जंगल को उजाड़ने की बात होगी, जंगल का कवि चुप कैसे रह सकता है। इसलिए जंगल का कवि नाम से कविता है महादेव टोपो की, वह धनुष उठाएगा। कवि कह रहा है कि विद्रोह होगा, विरोध होगा, वो मर मिटने तक आवाज करेंगे। वह धनुष उठाएगा, प्रतीक्षा पर कलम चढ़ाएगा, साथ में बांसुरी और मांदल भी जरूर उठाएगा। जंगल के हरेपन को बचाने की खातिर जंगल का कवि मांदल बजाएगा, बांसुरी बजाएगा, चढ़ाकर प्रत्यंचा पर कलम चलाएगा। दो कवियों की अनुभूति, एक आदिवासियत टोपो डूबा हुआ कवि, दूसरे विनोद कुमार शुक्ल। इस अर्थ में दोनों अपनी बात कह रहे हैं, दोनों का अपना लहजा है, दोनों का अपना फर्क हो सकता है। लेकिन जंगल का कवि कहता है कि चुप नहीं रहा जाता कवि को, वो तब आवाज उठाएगा जब जब उसके हितों पर कुठाराघात होगा। जंगल का कवि वो जंगल का कवि ही है जो जंगल के हरेपन को बचाने की खातिर वो सब करेगा, मादल बजाएगा इकट्ठा करने के लिए लोगों को, बांसुरी बजाएगा, एकत्रित करेगा और अपनी आवाज़ को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके कलम को तीर बनाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों कवि की दोनों भावभूमि को समझ सकते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। फिर पुनः विनोद कुमार शुक्ल को मेरा हार्दिक नमस्कार और बधाई।